सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का जितना भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन जब भी आप लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस होते हैं, उसी को हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन कहते हैं और वैसे सब कोई जानते हैं। तो इस चैप्टर के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं उन सब को सॉल्व करेंगे और साथ ही जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देते हैं, तो उन सारे को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग इंटेक्स के जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 18 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए बारी बारी से उनको हम लोग देखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contains distilled water and the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively। हम लोग को 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया है, हम लोगों ने उसका नेमिंग कर लिया आसानी करने के लिए। टेस्ट ट्यूब ए बी सी 3 हम लोग को टेस्ट ट्यूब है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब जो है इनके अंदर किसी एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट है, किसी एक के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और किसी एक के अंदर बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। जो डिस्टिल्ड वाटर वाला सॉल्यूशन है मैं बता दूं, उसको आप लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है और वो न्यूट्रल होता है। यानी कि ओवरऑल बात की जाए 3 टेस्ट ट्यूब हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी में एसिडिक, किसी में बेसिक और किसी में न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हम आपको भैया रेड सिर्फ लिटमस पेपर दे दिए हैं, अब आप बता दीजिए कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो हम लोग चलिए इसको बताते हैं। देखो यहाँ पर इस जो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे मैंने आपको टाइप फॉर्म में दे दिया है, इससे आपको एक बार पढ़ लोगे आप लोग को आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। आगे जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें टाइप फॉर्म दे दिया है, जिससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर समझाते चलूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग को रेड लिटमस पेपर मिल गया है, तो हम लोग सिंपली से इसको क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग के पास रेड लिटमस पेपर का 3 पार्ट्स आ गया। अब इसको बारी बारी से एक पार्ट को डाल देंगे टेस्ट ट्यूब सी के अंदर, ठीक है, दूसरे पार्ट को डाल देंगे टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, ठीक, और तीसरा जो पार्ट है उसको ए के अंदर डाल दिया। तीनों के अंदर हम लोगों ने क्या किया, रेड लिटमस पेपर डाल दिया। अब देखेंगे किसके अंदर ये अपना कलर चेंज करता है। लेट से मैंने क्या देखा कि जो टेस्ट ट्यूब बी है इसके अंदर जो रेड लिटमस पेपर था उसका जो कलर है क्या हो रहा है कि ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है। बाकी जो टेस्ट ट्यूब ए और जो सी था उसमें रेड का लिटमस पेपर रेड ही कलर रह रहा है। इसका मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो है बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तभी ना रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। हम लोग पहले से जानते हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू बेसिक सॉल्यूशन कर देता है। तो चलो यहाँ पर हम लोग का ये रेड लिटमस पेपर जो था टेस्ट ट्यूब बी में डालें तो ब्लू हो गया, यानी कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। चलो टेस्ट ट्यूब बी में पता चल गया बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर हम लोग को मिला था टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो रेड ब्लू हो गया था, अब इसको लेके हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है उसको टेस्ट ट्यूब जो है ए में डाल देंगे और दूसरा जो पार्ट है उसको टेस्ट ट्यूब सी में डालेंगे और देखेंगे किसमें जो है ये अपना कलर चेंज कर रहा है। लेट से मैंने क्या देखा, ये जो ब्लू लिटमस पेपर जब हम लोग टेस्ट ट्यूब सी में जो डाले थे उसमें क्या हो रहा है कि रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब रेड कलर में ब्लू लिटमस चेंज होने का मतलब क्या है, वो जो टेस्ट ट्यूब सी के अंदर सॉल्यूशन जो प्रेजेंट है उसका नेचर जो है एसिडिक। हम लोग जानते हैं ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो रेड में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब सी जो है उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब ए बच जाता है उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर प्रेजेंट है, या फिर कह लो जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। क्योंकि एक चीज तो ये भी हो गया कि बच गया तो इसके अंदर 100% चीज है कि डिस्टिल्ड वाटर, और एक चीज ये भी देखो कि इसके अंदर हम लोग ने रेड लिटमस पेपर भी डाला, ब्लू लिटमस पेपर भी डाला, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नीचे एक नोट दिया नॉलेज का चीज है, चलिए इसको थोड़ा
सा जान लेते हैं। तो देखो, आफ्टर इमीडिएट डिस्टिलेशन, जब भी कोई वाटर का डिस्टिलेशन किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में लाया जाता है, तो इनिशियली उसका जो पीएच वैल्यू है वो प्योर 7 के मतलब एकदम 100% 7 होता है, यानी कि प्योर वो न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ देर के लिए जब उसको छोड़ दो तो वो एटमॉस्फेयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपना नेचर जो है हल्का सा एसिडिक कर लेता है, और उसका पीएच वैल्यू 5.8 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अप पेज नंबर 22 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ये जो दही होता है या फिर सावर जो भी फूड स्टफ्स होता है, खाने पीने का सामान होता है, उसको हम लोग क्यों नहीं ब्रास और कॉपर वेसल्स में रखते हैं। बेसिकली ये ब्रास या फिर कॉपर वेसल जो है ये सब मेटल के कंटेनर्स होते हैं। ठीक, ये अब होता क्या है कि कर्ड के अंदर या फिर जो भी सावर सब्सटेंसेज है वो समझ लो आप एसिडिक है। ठीक, अब हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये कर्ड है, इसके अंदर हम लोग सबको जानते हैं लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग कॉपर वेसल्स में या फिर कोई भी मेटल के कंटेनर में रख दे तो ये तो रिएक्शन शुरू कर देगा। रिएक्शन शुरू करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब ये जो होता क्या, बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक, अब मानो हम दही को रख दिए मेटल के कंटेनर में, वो तो रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा, तो हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, हम लोग उस पॉइजनस सॉल्ट को भी खा लेंगे, जिससे हम लोग का हेल्थ काफी ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। सो यही एक रीजन है कि वो मेटल से जो है रिएक्ट कर लेता है। जो भी सावर फूड स्टफ्स होता है उसके अंदर एसिड होता है, तो वो मेटल से रिएक्ट कर लेता है, इसी के कारण उसको हम लोग मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। ठीक, अगर रखेंगे तो फिर सॉल्ट बनेगा, खाएंगे, फूड पॉइजनिंग होगा, हेल्थ खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये टाइप फॉर्म में भी दे दिया, आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन गैस लिबरेट करता है। तो हम लोग पहले से पढ़े हैं, कोई भी एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो यहाँ पर पहला का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस H2 इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप बताओ। ठीक, तो एग्जाम्पल के द्वारा चलो हम लोग बता देते हैं। टेक फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। चलो कुछ हम लोग जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब मानो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया, टेस्ट ट्यूब बना लिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ ले लिए, 4-5 को मान लो टुकड़ा ले लिए जिंक का एक टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें क्या करो, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ठीक है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। चलो इसमें हम लोगों ने 5 ml नहीं 10 ml, मतलब एक आपको मतलब अंदाजा दिया जा रहा है। ठीक, तो चलो इसमें हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड को भी डाल दिया, H2SO4 को। उसके बाद क्या बोल रहा है, सून द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूलेशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट। अब देखो यही हम लोग को एक एग्जाम्पल बनाना था, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब ये देखो, अब इसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स था इस टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब जैसे हम लोग डालेंगे अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब रिएक्शन देख लेते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब में, उसको उसके अंदर जिंक भी है। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, साथ में ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्ट भी फॉर्म करेंगे। ठीक, यही हम लोगों ने एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट कर लिया। अब आगे चलिए क्वेश्चन उसका देखते हैं। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब ये जो गैस फॉर्म है ये हाइड्रोजन ही गैस है, ये आप लोग कैसे टेस्ट करोगे। तो मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। ठीक, तो देखो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, जब भी जलता है तो एक पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक, अब यहाँ पे ये गैस टेस्ट ट्यूब के पास, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लो प्रोड्यूस हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, कैंडल को इसके ऊपर लाएंगे। अब ला के गौर से जब हम लोग सुनेंगे तो ये पॉप पॉप करके साउंड क्रिएट कर रहा होगा। ठीक, तो इससे चेक हो जाता है कि ये जो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे मैंने टाइप फॉर्म में भी सारा चीज दे दिया है, आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब क्या होता है, गैस का बबल। ठीक है,
एफरवेसेंस आप लोग सुनते तो एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग नहीं बना पाते, इसीलिए एनसीईआरटी कहा जाता है बनाने के लिए। ठीक, ये जो एफरवेसेंस है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ऐसा चीज। हाँ, एनसीईआरटी में दिया है। तो देखो ये क्या होता है, जब ये जो गैस बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, मानो कोई रिएक्शन हुआ, उस लिक्विड, मानो ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड बना हुआ है। ठीक, अब कुछ रिएक्शन होता है तो इसके अंदर गैस बबल फॉर्म होने लगता है। ठीक, लिक्विड के अंदर ही, इसी को बोला जाता है एफरवेसेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो उसमें क्वेश्चन है कि एक मेटल का कोई कंपाउंड है, ठीक, ए, जो कि रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और गैस का बबल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेज ए बर्निंग कैंडल। अब यहाँ पर नोट डाउन करना, जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, बर्निंग कैंडल को बुता देता है। कौन गैस हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, कि जो मेनली हम लोग पढ़े हैं कि जो फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसमें भी यूज होता है, मतलब कि आग बुझाने में यूज होता है। तो वो क्या है, आपके माइंड में आ गया होगा CO2, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक चीज हम लोग को पता चल गया, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर बताया है कि आपको वो रिएक्शन लिखना है जो यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक कोई मेटल कंपाउंड ए है जो रिएक्ट किससे कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। चलो HCl लिख लिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बता रहा है कि एक तो आपको CO2 फॉर्म गैस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जो गैस फॉर्म हो रहा है वो क्या कर रहा है, फायर को बुझा दे रहा है। दूसरा यहाँ पर हिंट क्या दिया है, एक और प्रोडक्ट जो क्या फॉर्म हो रहा है, वो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ठीक, ये जो Cl है ये HCl से आ गया, चलो ये चीज क्लियर आउट। ये Ca जो है, Ca मेटल से ही आया होगा। ठीक, तो चलो Ca यहाँ भी लगा दिए। अब दिमाग लगाने वाला चीज यहाँ पे ये है कि CO2 कैसे आया होगा। CO2 मैंने पहले भी पढ़ाया था, कार्बोनेट से आता है, CO3 से। तो हम लोग को पता चल गया मेटल का कंपाउंड क्या है, यानी कि CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक, जो कि CO2 गैस जो है फायर को एक्सटिंग्विश करने में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये बैलेंस फॉर्म में मैंने केमिकल रिएक्शन भी दे दिया है और साथ में टाइप फॉर्म में आंसर भी दे दिया है। तो आई होप आपको ये ट्रिकी, थोड़ा सा देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जैसे मैंने ये इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व किया वैसे ही आप लोग को भी तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट अप पेज नंबर 25 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl, HNO3 etc show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। एकदम इजी क्वेश्चन। अब होता क्या, देखो ये जो HCl है या फिर HNO3 जो है, ये जो है इनको जब हम लोग वाटर में हम लोग डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव, हम लोग मैंने बताया था कोई भी एसिड को जब वाटर में डालो तो ये H पॉजिटिव आयंस देता है, लेकिन ये H पॉजिटिव जो आयंस है या हाइड्रोजन आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाटर यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O, उससे ये कंबाइन करके H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक, अब कोई भी एसिड को आप वाटर में डालोगे तो वो H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस देगा यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और इसी के वजह से जो है वो एसिडिक नेचर अपना शो करता है। लेकिन अब क्या होता है, ये जो अल्कोहल या ग्लूकोज है जब इसको वाटर में आप लोग डिजोल्व करोगे तो ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसीलिए जो है ये अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पाता है। और HCl और HNO3 जब उनको वाटर में डालो तो वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा पाते हैं। ये लोग अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक, एकदम ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोग टाइप फॉर्म में पढ़ भी सकते हो एक बार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों जो है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो देखो होता क्या है, मान लो ये मेरा यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा वाटर ले लिया। ठीक, वाटर लेके इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, HCl डाला। ठीक, अब HCl वाटर के अंदर जाएगा तो आप बताओ क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, वो फर्दर ये H3O पॉजिटिव भी आप लोग ये मतलब आप लोग बोलोगे कि ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये H3O पॉजिटिव बना के मान लो और Cl निगेटिव में भी टूट जाएगा। ठीक, अब इसको वाटर में डिजोल्व किए तो आयंस प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अब ये आयंस जो होते हैं ना, यही
चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक। अब यही जो है चार्ज को कैरी करते हैं, जिसके वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर आपको। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हाँ, जब वाटर को कोई एसिड में डालते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वही आयन जो है चार्ज कैरियर्स होता है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। So question number 3, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो ड्राई HCl का गैस होता है, ये ड्राई लिटमस पेपर को क्यों नहीं कलर उसका चेंज करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये जो एसिड है ये तभी अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है जब मॉइस्चर अवेलेबल हो या फिर वाटर अवेलेबल हो। तो देखो ये ड्राई जो HCl गैस है, ये H पॉजिटिव आयंस तभी फॉर्म करता है जब वो उसका एक्वस सॉल्यूशन हो। ये ड्राई एसिड जो है या ड्राई जो बेसेज हैं वो अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं नॉर्मली, ठीक। इसीलिए इस केस में जो है वो जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं हुआ है। वही अगर उसको हम लोग वेट कर देते हैं या फिर एसिड ही में मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। दोनों में कोई भी एक जो है हल्का सा भी वेट होता है तो वहाँ उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? देखो अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन होता है तभी जो है कोई भी एसिड जो है अपना आयंस उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, और उसी H पॉजिटिव आयंस की वजह से जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ड्राई है, ड्राई में अब क्या, अब ड्राई में कहाँ ये आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए आयन प्रोड्यूस कर नहीं पाता है और यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर दिखा नहीं पाता है, जिसके कारण जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid? ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो देखो होता क्या है, जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कभी भी जो है एसिड को वाटर में डालो, वाटर को एसिड में नहीं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जब हम लोग डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं तो ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें जो है हीट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। तो देखो अगर मानो ये हम लोग के पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, एसिड है, ठीक। अब इसमें हम लोग इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो अगर इसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो मानो शुरू में थोड़ा सा वाटर डालें, तब ये वाटर डालें ना तो इसके अंदर इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है कि वाटर एवापोरेट होता है, और एवापोरेट होकर बाहर स्प्लैशेज आउट होता है, और इसके साथ साथ एसिड भी बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा हम लोग पे पड़ जाएगा। तब जानते हो एसिड कितना कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक। तो हम लोग को हार्म कर देगा, बर्न कॉज कर देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग को हमेशा जब भी डाइल्यूशन करना है तो जो है वाटर में हम लोग को एसिड को डाला जाता है। जैसे इसमें हम लोगों ने वाटर को डाल दिया, अब इसमें हम लोग एसिड को डालेंगे जिसको डाइल्यूट करना है, डालेंगे और इसको कांस्टेंट हिलाते रहेंगे, ठीक। अब होगा क्या, ये एसिड इसमें आ रहा है तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है, तो वो जो हीट जनरेट होगा ये वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यही बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल है इसका कि क्यों हम लोग जो है ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि जब भी डाइल्यूशन किया जाए तो एसिड को जो है उसको वाटर में डाला जाए, ना कि वाटर को एसिड में डाला जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टाइप फॉर्म में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ऐसे आपका क्लियर आउट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको देख लेते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस यानी कि H3O पॉजिटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग के पास एक ये सॉल्यूशन है, मानो ये हम लोग का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर H3O पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कि ये सॉल्यूशन हम लोग कह सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर H3O पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब इसमें पूछ रहा है, अब इस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो क्या असर पड़ेगा इस H3O पॉजिटिव आयंस के, ठीक है। तो चलो हम इसको, मानो कि इसको हम डाइल्यूट किए और डाइल्यूट करके इतना हम लोगों ने यहाँ तक अब लेवल तक वाटर इसमें डाल दिया, तब इस H3O पॉजिटिव आयंस पे क्या असर होगा। पहला इतना ही वॉल्यूम में जो है बहुत सारे H3O पॉजिटिव आयंस थे, ठीक। अब क्या होगा, इतना ज्यादा वॉल्यूम में इतने ही नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो H3O पॉजिटिव आयंस है वो पर यूनिट वॉल्यूम उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। साथ में जो है इस सॉल्यूशन का जो है एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने टाइप में दे दिया है, वो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस अफेक्टेड
व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एक हम लोग के पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। ये इस सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो OH निगेटिव आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस पर क्या असर होगा जब हम लोग उसके अंदर एक्सेस बेस डालने लगेंगे। एक्सेस बेस डालने का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है OH निगेटिव आयंस का नंबर और बढ़ने लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बढ़ा रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, यानी OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे कि हाँ भैया, जब ये बेसिक सॉल्यूशन है इसके अंदर OH माइनस निगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि OH निगेटिव आयंस ऑलरेडी, हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसमें अगर हम और बेस डालेंगे तो ये जो बेस डालने से क्या होगा, सॉल्यूशन में वो भी बेस जो है जो भी होगा उसके अंदर OH निगेटिव आयंस ही देगा। तो ये OH निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, और जिसके बढ़ने की वजह से जो है उस सॉल्यूशन का जो है जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा ही। और एक चीज यहाँ पर और जान लो, एक लिमिट तक ही हम लोग उसमें बेस को डाल सकते हैं, उस लिमिट के बाद से जो है बेस कितना भी डाल लो तो ये जो OH निगेटिव आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन का कोई नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक लिमिट तक आप लोग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट अब पेज नंबर 28 पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्यूशन A एंड B। हम लोग के पास टू सॉल्यूशन है A एंड B, मतलब हम लोग के पास मान लो दो टेस्ट ट्यूब हो गए। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब हो गए, और उसमें हम लोग के पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन A है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम लोग के पास सॉल्यूशन B है। चलो हम लोग यहाँ पर कर लिए, आगे देखते हैं। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। अब ये जो सॉल्यूशन A है इसका pH जो है वो 6 है, और एंड pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8, और ये जो सॉल्यूशन B है इसका pH जो है वो 8 है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों सॉल्यूशन में किसके पास जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। हम लोग बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो pH जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि pH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन आयंस उतना ही कम होगा, pH का वैल्यू जितना कम होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस उतना ही ज़्यादा होगा। इन दोनों में pH का वैल्यू कम किसका है, तो 8 6 में 6 कम है, यानी इसका pH वैल्यू कम है, यानी इसके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इस 8 वाले से ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूशन B से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन A के पास होगा। चलो एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब इन दोनों में कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। वी ऑल नो दैट जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से इधर 14 तक बढ़ो तो इधर जितना भी आप बढ़ोगे वो बेसिक नेचर का होता है pH वैल्यू जिसका है, और इसके इधर जितना घटो 1 तक, ठीक है 0 तक pH में, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर 6 जो है 7 से कम है, तो ये सॉल्यूशन A जो है ये है एसिडिक नेचर का, और सॉल्यूशन B का pH 8 है तो 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर देता हूँ, देन आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि ये जो मान लो आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये इसके अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि H पॉजिटिव आयंस जो है ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो होता क्या है, ये H पॉजिटिव आयंस अगर किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाए तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। वही ये H पॉजिटिव आयन जो है किसी सॉल्यूशन का कम हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो वही यहाँ पर मैंने टाइप फॉर्म में आंसर दे दिया। तो इसी तरह जो है H पॉजिटिव आयन जो है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को कैसे अफेक्ट करता है, यही चीज हो गया। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है क्या उसके पास H पॉजिटिव आयंस होता है। तो देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा,
जो भी सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन है, मान लो ये वाटर है, इसमें जब हम लोग एसिड डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, और इस एसिड ये जो H पॉजिटिव आयंस के वजह से ही जो है एसिड का आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी कि ये H पॉजिटिव आयंस जो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है उसी की वजह से जो है हम लोग को पता चलता है कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है। अब क्वेश्चन में पूछ दिया है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है क्या उसके पास भी H पॉजिटिव आयंस होता है, तो ऑफ कोर्स हाँ। कैसे होता है इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये NaOH है, ठीक, NaOH इसको हम लोगों ने वाटर में डाला, तो ये क्या चीज में टूटेगा, अब देखो Na में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा और साथ में OH निगेटिव में टूटेगा, ठीक है, OH निगेटिव में टूटेगा, OH निगेटिव। और साथ में इसके अंदर वाटर है, तो ये वाटर भी जो है डिसोसिएट होता है, ठीक। ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। देखो अब हुआ क्या, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, हम लोगों ने वाटर में बेस को डाला है, तो ये जो H पॉजिटिव आयंस जो है ये वाटर भी डिसोसिएट करके प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर OH माइनस देखो ये वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ में हम लोगों ने जो बेस प्रोड्यूस डाला है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो ये क्या होता है, OH जो है निगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में ज्यादा होता है, इसके कारण ये H पॉजिटिव आयंस कॉन्सेंट्रेशन अपना असर नहीं दिखा पाता है और OH निगेटिव अपना असर दिखा पाता है, ठीक। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि बेसिक जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस तो होते हैं, लेकिन ये जो है H पॉजिटिव आयंस ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं एज कंपेयर टू OH निगेटिव आयंस। OH निगेटिव आयंस जो है बेसिक सॉल्यूशन में ज्यादा होते हैं, लेकिन वो उस ऐसा नहीं है कि बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस होते ही नहीं है, होते हैं लेकिन कम होते हैं OH निगेटिव आयंस के मुकाबले, ठीक है। तो आई होप आपको यही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसी ज्यादा OH निगेटिव आयंस के कारण जो है वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देख लेते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर विल ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विथ क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। स्लैग लाइम क्या होता है, यानी कि इसका भी कैल्शियम फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या चॉल्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो तीनों है ये क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है, ये तीनों जो है ये बेस है, ठीक। तो अब क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि फार्मर को जो है किस कंडीशन में अपने सॉइल में ये तीनों को डालना चाहिए, ठीक। तो देखो क्यों डालना चाहिए, अगर सॉइल का पीएच वैल्यू अगर एसिडिक हो गया है तो क्या होगा कि उसके अंदर कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि सॉइल का वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो गया, सॉइल जो एसिडिक हो गया, तो देन उस फार्मर को ये चीज यूज करना चाहिए। इसको यूज करेगा इस कंडीशन में जब सॉइल का जो है जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है, उस कंडीशन में फार्मर को ये तीनों चीज का, तीनों में से मतलब कोई एक चीज का यूज करना चाहिए। जब फार्मर इस तीनों में से कोई एक चीज का यूज कर लेगा तो उसका सॉइल के अंदर जो एसिडिक नेचर आ गया था वो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिडिटी ऑफ सॉइल को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो है फार्मर जो है अपना जो है फसल अच्छा से उगा पाएगा। तो यही कंडीशन है जब सॉइल का जो है पीएच वैल्यू जो है, या फिर पीएच वैल्यू कह लो, या फिर जो उसका नेचर है एसिडिक हो जाता है ज़्यादा, तो देन इसको यूज करता है फार्मर। उसी कंडीशन में इसको यूज करने से न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो सॉइल है वो न्यूट्रल स्टेज में आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अपना उस पर कल्टिवेशन या फिर फार्मिंग करता है आसानी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग को पेज नंबर 33 पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये इजी क्वेश्चन हैं, एक नंबर में आ सकते हैं, ठीक। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, यानी कि इसका पहले तो आप लोग केमिकल नेम बता दो CaOCl2 का, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा वो सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करता है। तो ये हम लोग रिएक्शन पहले भी बहुत जगह पढ़ लिए हैं, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, CaOCl2, क्या फॉर्म, ये CaOCl2 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। तो यही हम लोग को बताना था, ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देख लेते हैं। नेम द सोडियम
कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये हम लोगों ने वॉशिंग सोडा जब वहाँ पे पढ़ा था उसके यूज में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो सोडियम जो होता है कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 10 मॉलिक्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। यानी कि वॉशिंग सोडा या फिर उसका केमिकल नेम बोलो तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो होता है ये वैसा सोडियम कंपाउंड है जिसको यूज किया जाता है सॉफ्ट करने के लिए हार्ड वाटर को। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, ये जो यूज वाला जो पार्ट था वॉशिंग सोडा का, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन के बाद वॉशिंग सोडा का यूज पढ़े थे, उसमें हम लोग को पढ़ना था ये जो Na2CO3.10H2 होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है इसका हम लोग यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे ये आप लोग हाइड्रोजन कर लेना, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हीट करने पर क्या फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है। ठीक, तो हम लोग ये बहुत जगह पढ़े थे, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। इसको अब देखो होता क्या, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है या फिर कह लो ये टूट जाता है, क्या चीज में, Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में वाटर और CO2 भी प्रोड्यूस करता है। ये आप लोग पढ़े होंगे पीछे, आप लोग चैप्टर जब पढ़े होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ये क्या होता है, इसी को जो है डो जब बनाया जाता है किसी भी ब्रेड वगैरह का, तो उसमें क्या किया जाता है, इस बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये बेकिंग सोडा जो है इसको हम लोग जब हीट करेंगे, इसको हीट करने पे Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट वाटर एलॉन्ग विथ CO2 बनाता है। यही CO2 की वजह से जो है केक वगैरह जो है वो फ्लफी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हम लोग बता दिए, और साथ में इसका इक्वेशन भी पूछा था तो हम लोगों ने यहाँ पे ये इक्वेशन भी बता दिया, और साथ में मैंने एक्सट्रैक्ट नॉलेज भी दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब यहाँ पर एक हम लोग को केमिकल रिएक्शन जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में, उसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग सबको जानते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2O, जिसका केमिकल नेम क्या होता है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, ये जो है 1/2H2O जो है उससे रिएक्ट करता है, यानी कि वाटर से रिएक्ट करता है, तो CaSO4.2H2O बनाता है, और ये CaSO4 को हम लोग जिप्सम भी बोलते हैं। ठीक, ये CaSO4.2H2O को हम लोग जिप्सम बोलते हैं। तो यही बेसिक सा रिएक्शन हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्ट करता है तो जिप्सम बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो चलिए यहाँ से अब हम लोग अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, यानी कि वो सॉल्यूशन, जब हम लोग जानते हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करने का काम बेसेज करते हैं, तो उसका पीएच क्या होगा, इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो पहला चीज यहाँ पर हम लोग को क्लियर हो गया कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर है। अब बेसिक नेचर का पीएच वैल्यू पहले आप बता दो कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है, जिसका उसका पीएच वैल्यू वो जो चीज होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन चलो चेक करते हैं। ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में 4 और ऑप्शन सी में 5। ये तीनों जो है देखो 7 से कम है, ये तीनों जो है पीएच का वैल्यू जो दिया है ये किसी एसिडिक सॉल्यूशन का दिया है। लेकिन ऑप्शन डी देखो ये 10 है जो कि 7 से ज्यादा है, ये बेसिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो 10 है ये हम लोग का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू,
बेसिक सॉल्यूशन हैज पीएच मोर देन 7। तो देखो बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं और उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा का वैल्यू इस ऑप्शन में सिर्फ एक 10 ही के पास है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला कोई वैल्यू नहीं है, सीधे 10 है, तो ये 10 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रॉस एक सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो एक सेल जो क्रॉस एक सेल होता है, ये इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिलके बना होता है, ये आप लोग समझ जाओ, जो कि मेटल का कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक, ये जब किस मतलब ये जो ये क्रॉस एक सेल है, मान लो किसी एक सॉल्यूशन से, मैंने क्वेश्चन में दिया है कि किसी सॉल्यूशन से ये रिएक्ट करता है जिसका नाम हमको नहीं पता है। रिएक्ट करने के बाद जो है जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद उसमें से कोई एक अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हम लोग पढ़े हैं लाइम वाटर को मिल्की करने का काम कौन करता है? CO2। ठीक, अब देखो ये CO2 कब प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर क्या है? मेटल कार्बोनेट। और हम लोग ये अच्छे से जानते हैं मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तभी CO2 बनता है। तो ऑप्शन में देखेंगे एसिड कौन कौन दिया है, तो ऑप्शन में एसिड सिर्फ एक ही दिया हुआ है, देखो यहाँ पर HCl। तो ये एकदम वन एंड आंसर है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। यहाँ पर HCl ले लेंगे, CaCO3 प्लस HCl, ये HCl वो सॉल्यूशन होगा, इससे ये एक क्रॉस एक सेल रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और CO2 फॉर्म करेगा, और ये जो CO2 है यही जो है लाइम वाटर को मिल्की में बदल देगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इजी हो गया क्वेश्चन। यही यहाँ पर दो जो है ऑप्शन में HCl 2 दे दिया होता है, तो थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वैसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा ज्यादा टफ, 10th क्लास है, हम लोग को यहाँ पर ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ना है, तो वो इसका वन लाइनर आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 ml जो है, 10 ml जो है एक NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक, इसको जो है 8 ml कोई सॉल्यूशन जो है इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम लोग ये NaOH का सॉल्यूशन यहाँ पर 10 ml लिए थे, तो यहाँ पर इसको हम लोग 20 ml ले लें। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज विल बी। अब ये 20 ml को कितना ml जो है वो सॉल्यूशन जो न्यूट्रलाइज, मानो ये 8 ml जो है 10 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, तब जो ये 20 ml NaOH का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको कितना ml उस सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पर 8 की जगह 16 चाहिए होगा इस 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एकदम मैथ का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो ये 60 ml HCl उसको जरूरत होगा। ठीक, यानी कि NaOH है, ठीक, 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, अगर 20 ml NaOH हो जाए तो कितना ml HCl का जरूरत पड़ेगा? तो ऑब्वियसली डबल, तो यानी कि 16 ml जो HCl है वो क्या करेगा कि 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4, विच वन of the following types of medicine is used for treating indigestion। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा मेडिसिन जो है वो यूज किया जाता है जब हम लोग को इंडाइजेशन हो जाता है? तो ऑफकोर्स एंटासिड का यूज किया जाता है। एंटासिड यानी कि जब हम लोग को इंडाइजेशन होता है तो हम लोग के बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एसिड जो है प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग को एसिडिटी होता है, तो हम लोग उसमें एंटासिड को लेते हैं जो उस एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। वो माइल्ड बेसिक नेचर का होता है एंटासिड। ठीक, वो जो है एक्सेसिव एसिड जो हम लोग के स्टोमक में जो है इंडाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको ये जाके न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5, अब चलिए इसको देख लेते हैं। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ टेक प्लेस व्हेन। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसका हम लोग को वर्ड इक्वेशन लिखना है, साथ में उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है उस रिएक्शन का, जो भी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट करता है
जिंक ग्रेनुअल से तो क्या फॉर्म करता है, और साथ में इसका मतलब केमिकल इक्वेशन तो लिखना ही है, साथ में इसका वर्ड इक्वेशन आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेनुअल से रिएक्ट करता है। तो वर्ड इक्वेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड जो है जिंक से रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा, या फिर हाइड्रोजन ही लिख लो, ठीक। ये क्या हो गया हम लोग का वर्ड इक्वेशन हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग इसका केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो H2SO4 जो है Zn से यानी कि जिंक से रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 और प्लस H2O बनाएगा। ये हम लोग का हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया हम लोग का वर्ड इक्वेशन, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं 5 का। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। दिस इज अवर वर्ड इक्वेशन। और इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2HCl रिएक्ट मतलब कि प्लस Mg देन MgCl2 प्लस H2O। ये हो गया हम लोग का क्या केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट किया Mg से मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, ठीक है। उसी तरह इसका सी देख लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्मोनियम पाउडर, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है अल्मोनियम से रिएक्ट किया, एल्युमिनियम सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ये हो गया वर्ड इक्वेशन। इसका केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो। तो 3H2SO4 प्लस 2Al Al2SO4 का होल ट्राइस, ठीक है, और प्लस 3H2O। तो ये आप लोग को यहाँ पे इक्वेशन देखना था, उसका वर्ड इक्वेशन लिख लेना था और साथ में उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना था। इसीलिए अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पता ना चले कि वहाँ पर आप लोग पता चले क्वेश्चन में बोला वर्ड इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों लिखना है, आप लोग पता चला ये खाली इक्वेशन लिख के आ गए। तो नहीं, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ना और ये वर्ड इक्वेशन भी लिखना। तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं डी नंबर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयरन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक। तो फेरिक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। 6HCl रिएक्ट विथ 2Fe, देन क्या फॉर्म होगा 2FeCl2, यानी कि फेरिक क्लोराइड प्लस 3H2O, ठीक है। तो ये बैलेंस हम लोग का केमिकल इक्वेशन हो गया और ऊपर वाला हम लोग का वर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली एक्टिविटी एक परफॉर्म करना है और उसके बेसिस पे हम लोग को इसका सॉल्यूशन देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज या अल्कोहल्स इनके केमिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं, ठीक। जैसे ग्लूकोज का ही देख लो तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक। बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, लेकिन इनको हम लोग एसिड में नहीं डालते हैं, क्यों। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, इसको एक एक्टिविटी से प्रूव करिए, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं जिससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो ग्लूकोज है या अल्कोहल है इसके अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद भी क्यों इसको एसिड में नहीं डाला गया, इसको एसिड के अंदर क्यों नहीं डाला गया, ठीक है। तो चलो एक्टिविटी में हम लोग पहले प्रोसीजर देख लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप 1, इंसर्ट 2 नेल्स ऑन द कॉर्क एंड प्लेस देम ऑन ए बीकर एज सो इन द फिगर बिलो फिगर, ठीक। यहाँ पर देखो फिगर में दिखाया गया है। तीनों में हम लोग को देखो सेम सेटअप करना है, बस सॉल्यूशन तीनों में अलग अलग डालना है, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसके अंदर देखो हम लोगों ने ये कॉर्क को डाल दिया, इस कॉर्क पे 2 नेल को लगा दिया, 2 नेल को, एक नेल से वायर हम लोगों ने लाया और यहाँ पर ला के यहाँ पे स्विच लगा के बॉल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे जो नेल है उसको क्या है उसका वायर लाया हम लोगों ने यहाँ से बैटरी से होते हुए एक टर्मिनल पे लाके जोड़ दिया, बैटरी का एक टर्मिनल लाके बल्ब पे जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम लोग स्विच ऑन किए तब भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये नेल जो है इसके बीच में स्पेस खाली है, वायर से अटैच नहीं है। अब देखो अब इसमें अब आगे हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया मैकेनिज्म, ठीक। अब स्टेप 2 देखो क्या करना है। कनेक्ट आयरन नेल टू द बल्ब 6 वोल्ट बैटरी एंड वायर कनेक्टेड टू द स्विच। देखो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि कैसे हम लोग को कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कनेक्शन कैसे करना है। स्टेप 3, पुअर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन
इन द बीकर एंड टर्न द स्विच ऑन। अब देखो ये जो ये एक टेस्टिव, ये जो पहला हम लोगों ने ये सेटअप किया है, इसके अंदर क्या करना है, HCl का सॉल्यूशन डालना है, यानी कि HCl प्लस वाटर डालना है। ठीक, वाटर डालना है और हम लोग को स्विच ऑन कर देना है। ठीक, स्विच ऑन करके हम लोग को नोटिस करना है कि ये बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं। ठीक, उसी तरह आप क्या करना है, इस ये जो हम लोगों ने सेटअप किया था इसको खाली कर लो, या फिर इसी तरह एक और नया बीकर का बना लो। ठीक, अब उस बीकर में क्या करो, एक बीकर में जो है ग्लूकोज को डालो, ग्लूकोज का सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक, उसी तरह एक और बीकर ले लो, या फिर उसी बीकर को खाली फिर करके उसमें क्या डालो, अल्कोहल प्लस वाटर डालो, और इस कंडीशन में भी स्विच को ऑन करो और देखो, नोटिस करो बल्ब इन दोनों सिचुएशन में ग्लो हो रहा है कि नहीं। चलो अभी हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया है, चलो अब हम लोग इसका देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूड क्या करते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, so observation, it will be observed that the bulb glows in HCl solution। अब हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो हम लोग जो बीकर में HCl का सॉल्यूशन लिए थे उस सिचुएशन में बल्ब जो है ग्लो कर गया, लेकिन वो जो बल्ब है ना ही वो ग्लूकोज सॉल्यूशन में, जिस बीकर में हम लोगों ने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया था या अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया था, उन दोनों सिचुएशन में, उस दोनों सॉल्यूशन में जो है बल्ब ग्लो नहीं कर पाया था। Because when HCl dissolve in water, then it forms H positive and Cl negative ions. These ions conduct electricity in the solution and bulb glows। अब उस सॉल्यूशन में जो है हम लोगों ने जो HCl वाला सॉल्यूशन वाला था, HCl जिस बीकर में हम लोगों ने जिसका सॉल्यूशन डाला था, उसमें वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुआ, और ये आयन, ये जो है आयंस, ये जो है वो कंडक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से जो है वो बल्ब ग्लो कर गया। लेकिन वो जो ग्लूकोज वाला जो कंडीशन था, ऑन द अदर हैंड, जो ग्लूकोज और अल्कोहल वाला जो सॉल्यूशन का कंडीशन था, उसमें जिसमें हम लोगों ने वाटर में ग्लूकोज और अल्कोहल को डिजोल्व किया था, जो बीकर में, अलग अलग बीकर में, एक बीकर में क्या था, ग्लूकोज और वाटर था, और दूसरे बीकर में क्या था, अल्कोहल और वाटर था। ठीक, तो उन दोनों में बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको जब हम लोगों ने देखा तो उसमें जो है वो आयंस फॉर्म नहीं किए, और वो आयन फॉर्म नहीं किए, इसी आयन नहीं फॉर्म होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं किए, और इसी के कारण बल्ब नहीं ग्लो। यानी कि HCl वाले सिचुएशन में जो बीकर था उसमें आयन प्रोड्यूस हो गया, HCl आयन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन वही ग्लूकोज और अल्कोहल अपने अपने मतलब सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब इस एक्टिविटी पे हम लोग कंक्लूजन क्या निकालें, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस होता है, ये 100% कन्फर्म्ड बातें हैं। ठीक, लेकिन जितने भी जो कंपाउंड है उनके पास हाइड्रोजन हो, यानी कि जितने भी कंपाउंड है उनके पास हाइड्रोजन हो, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि वो सारे एसिड हैं। ठीक, लेकिन एसिड की बात की जाए तो 100% जो एसिड है उसके पास हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक, दिस इज वाई अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। तो यही कारण की वजह से जो है अल्कोहल ग्लूकोज जो है ये हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं, लेकिन इनको एसिड नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब इनको वाटर में डालो तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग का है अब क्वेश्चन नंबर 7, Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्यों जो है डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वही रेन वाटर कंडक्ट करता है। ठीक, तो देखो ये जो डिस्टिल वाटर होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब आयंस प्रोड्यूस नहीं है, यानी कि देखो पहला चीज तो ये चीज आप लोग जान लो, किसी भी जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके पास आयंस है कि नहीं। ठीक, तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है प्योर फॉर्म होता है वाटर का, इसके अंदर कोई आयंस नहीं होता है, इसीलिए भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब ये रेन वाटर में क्या होता है, ये जो रेन वाटर है जब एटमॉस्फेयर से जो है अर्थ की तरफ पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, CO2 SO2, तो होता कि ये रेन वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। अब ये जो एटमॉस्फेयर से होते हुए जमीन पे आता है तो बहुत क्या होता है, ये जो रेन वाटर है ये CO2 से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसी तरह अगर ये SO3 से SO2 को जो है से रिएक्ट कर लिया है रेन वाटर, तो क्या फॉर्म करेगा, H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। अब ये दोनों एसिड हो गए, सल्फ्यूरस एसिड हो गया और ये
कार्बोनिक एसिड हो गया। अब ये रैन वाटर के में ये चीज़ फॉर्म हो गया। अब इसी एसिड की वजह से जो है इसको जब हम लोग रैन वाटर को जो है ये रैन वाटर में जो है यही एसिड जो है डिसोसिएट हो जाते हैं और उस रैन वाटर में आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। अब यही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड इन रैन वाटर, अब ये रैन वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये डिसोसिएट होंगे, टूटेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अब आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टाइप फॉर्म में दे दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बेसिक सा इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि रैन वाटर जो है अर्थ पे गिरता है, अर्थ तक पहुंचता है, तो उसके बीच में वो एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उससे क्या करता है भैया वो रिएक्ट कर लेता है वैसे गैसेस से और क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। अब एसिड बन गया रैन वाटर में तो वो उसमें जो एसिड है वो आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, रैन वाटर में आयन दे देते हैं, जिसकी वजह से रैन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, डिस्टिल वाटर कभी नहीं करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलिए 8 देख लेते हैं क्या है इसमें। व्हाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये जो एसिड्स होते हैं ये एब्सेंस ऑफ वाटर यानी कि अगर वाटर एब्सेंस हो नहीं हो तो ये अपना कैरेक्टर क्यों नहीं एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो देखो ये जो एसिडिक बिहेवियर है क्यों शो मतलब किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये एसिड है। तो जब किसी भी चीज में मतलब कोई भी सब्सटेंस को हम लोग केमिकल सब्सटेंस को एसिड क्यों कहते हैं, जब उसको हम लोग वाटर में डालें तो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन जब वो प्रोड्यूस करता है उसी के कारण की वजह से जो है हम लोग कहते हैं कोई भी सब्सटेंस जो है या फिर एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, और वही एसिड जो है अगर वाटर नहीं होगा तो वो अपना प्रोड्यूस करेगा नहीं आयंस, H पॉजिटिव आयंस या कह लो H3O पॉजिटिव आयंस, तो इसीलिए वाटर के एब्सेंस में ये आयंस ना प्रोड्यूस होगा। अब आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या कोई भी एसिड हो या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसिड जो है वाटर के बिना, वाटर अब है नहीं तो वहाँ पे वो आयंस अपना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इसी के कारण वो जो है अपना बिहेवियर शो नहीं करता है नॉर्मली एब्सेंस ऑफ वाटर में। ठीक है, एकदम यहाँ पे टाइप फॉर्म में आंसर भी आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको देख लेते हैं। 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkyl, strongly acid, weakly acid, वेरी वीकली एल्केलाइन। ठीक है, देखो हुआ क्या, हम लोग को क्वेश्चन में जो है 5 सॉल्यूशन दिया है। 5 सॉल्यूशन का नाम क्या है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी और सॉल्यूशन ई। हम लोग के पास ये 5 सॉल्यूशन है। पांचों का पीएच का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है जिसको नाप के दिया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ठीक, जो सॉल्यूशन ए है उसका वैल्यू है पीएच का 4, सॉल्यूशन जो बी है वो 1 उसका पीएच 1 है, सॉल्यूशन जो सी है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 11 है, सॉल्यूशन डी जो है उसका 7 है और सॉल्यूशन जो ई है उसका पीएच वैल्यू है 9। अब इसमें से बताना है न्यूट्रल कौन है। तो ऑब्वियसली हम लोग पीएच स्केल में जानते हैं 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इसके इधर जैसे 0 तक बढ़िए तो इधर एसिडिक नेचर बढ़ते जाता है। ठीक, और इसके इधर 14 तक जाइए तो इधर बेसिक नेचर इधर साइड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें बताना है पहले तो न्यूट्रल कौन है। तो 7 न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू 7, तो 7 इसमें देखो कौन सा है 7 पीएच वाला, तो सॉल्यूशन नंबर डी जो है वो न्यूट्रल है। ठीक, तो सॉल्यूशन डी हो गया पीएच 7 न्यूट्रल। उसका नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन होगा, यानी कि पीएच का नंबर सबसे ज्यादा किसका है वो देखो। तो सॉल्यूशन सी का जो है पीएच वैल्यू 11 है तो ये स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर सी देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर सी में स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा। तो देखो पीएच का वैल्यू सबसे कम किसका है, तो सॉल्यूशन बी जो है उसका पीएच का वैल्यू कम है 1 है, तो स्ट्रांगली एसिडिक जो है वो सॉल्यूशन बी हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वीकली एसिडिक, यानी वीकली एसिडिक का मतलब इस 7 से पास देखो इधर एसिड जो नेचर है वो बढ़ते जा रहे थे, 7 से पास कौन है 4 है 4, तो सॉल्यूशन ए जो होगा वीकली एसिडिक होगा, इसको टिक कर दो। उसके बाद आखिरी जो ई नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वीकली अल्कलाइन कौन होगा। ठीक है, वीकली अल्कलाइन, तो इधर 7 से पास कौन होगा, इधर बेसिक नेचर बढ़ता है तो इधर 7 से पास वाला कौन है, ई, सॉल्यूशन ई जो है उसका पीएच वैल्यू 9 है। ठीक है,
तो ये होगा सॉल्यूशन ई जो होगा वो वीकली अल्कलाइन होगा, यानी कि वीकली बेसिक होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट क्या है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो पीएच का वैल्यू जो दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन का, इसको क्या करना है हम लोग को इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सजा देना है, यानी कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सजाना है। तो हम लोग जानते हैं पीएच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक। यानी जिसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जब से ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन जिस भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा और साथ में वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक भी होगा, ठीक है। तो देखो इसमें pH 11 जो है वो सबसे उसमें कम जो है हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा और इसका सबसे ज़्यादा नंबर पीएच होगा, पीएच वैल्यू का नंबर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1, यानी कि 1 में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी कि जो सॉल्यूशन बी है उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। उसी तरह उसके बाद 4 पीएच वैल्यू वाला हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन डी है उसके बाद वो हो जाएगा। उसी तरह सॉल्यूशन ए, उसके बाद सॉल्यूशन ई और उसके बाद सॉल्यूशन सी। तो ये हो गया हम लोग का जो है अरेंज हम लोगों ने कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको हम लोगों ने अरेंज कर दिया हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते थे, एकदम इजी क्वेश्चन था। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको देख लेते हैं। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। देखो अब क्या किया गया, हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक, 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया और इन दोनों में इक्वल लेंथ का हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया। मानो इसके अंदर एक हम लोगों ने 1 मीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लिया, तो इसके अंदर भी 1 मीटर नहीं सेंटीमीटर मान लो, इस दोनों के अंदर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि बराबर दोनों में जो है मैग्नीशियम रिबन हम लोगों ने लिया टेस्ट ट्यूब ए। अब क्या किए हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया टेस्ट ट्यूब ए में और एसिटिक एसिड जो है ऐड किया हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बी में। मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए था, ठीक, ये टेस्ट ट्यूब बी था, दोनों में हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया जिनका लेंथ सेम था, ठीक है। अब एक में ए में जो है हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को डाल दिया और जो टेस्ट ट्यूब बी था इसमें हम लोगों ने एसिटिक एसिड को डाल दिया CH3, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब इन विच टेस्ट ट्यूब विल फीजिंग का मतलब पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे उधर एफरवेरेंसेस का मतलब जाने थे, फीजिंग का मतलब भी होता है गैस बबल्स। देखो अब होता क्या है, जब भी कोई चीज मतलब व्हेन समथिंग फीजेज, यानी कि जब फिजिक्स का कोई भी चीज़ का फिजिक्स का बात किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक हो, ठीक है, कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज हो जाता है, जैसे बियर भी हो गया फिर कोल्ड ड्रिंक भी हो गया, जब उसका ढक्कन हम लोग ज़्यादा उसको हिला के खोलते हैं तो उसके अंदर देखते हो एक बबल सा फॉर्म होता है और वो जो बबल फॉर्म होता है तो हीसिंग साउंड होता है एक अजीब तरह सा। जब आप कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स को जो बॉटल है उसको हिलाइए और उसके बाद उसको खोलिए तो एक अजीब आवाज़ के साथ बबल फूलते हुए बाहर निकलता है। टाइनी जो गैस बबल्स होता है वो बाहर आता है साथ में एक हाइजिंग आवाज़ करके, हीजिंग साउंड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोला जाता है, या फिर जनरली इजी लैंग्वेज में समझो तो उसको गैस बबल्स कहा जाता है। देखो तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब गैस विल बी गैस बबल्स ऑकर मोर वाइग्रेसली एंड वाई। अब इसमें पूछा गया है कि 2 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दोनों में मैग्नीशियम रिबन है। अब एक टेस्ट ट्यूब में HCl है, एक में एसिटिक एसिड है। अब बताओ इन दोनों में से जो है किसमें जो है फीजिंग ज़्यादा होगा। फीजिंग ज़्यादा होने का मतलब पहले एक चीज़ समझो, फीजिंग मतलब गैस बॉल्स का फटना। अब देखो ये जो मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम लिया हम लोगों ने दोनों में और दोनों में एसिड लिया, यानी दोनों में मेटल है और एसिड है। अब देखो इन दोनों में किस में रिएक्शन जो है ज़्यादा फास्ट होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि मेटल तो दोनों में मैग्नीशियम सेम है। अब इसमें HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, तो ये रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन फास्ट होगा। अब ये रिएक्शन फास्ट होगा यानी कि इसका प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी बनेगा और ज़्यादा भी बनेगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर आउट होता है। अब ज़्यादा बनेगा यानी कि हम लोग जानते हैं जब एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस ही जो है बबल्स बन के बाहर निकलता है। तो देखो ये जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर HCl डाला गया है,
इसका जो है ये ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का मतलब है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो है फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके अंदर रिएक्शन फास्ट होगा और ज़्यादा अमाउंट में वो H2 प्रोड्यूस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइप फॉर्म में ये दे दिया हुआ रीजन, यहाँ पर रिएक्शन भी दोनों का रिएक्शन मैंने दे दिया है जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो HCl जब मैग्नीशियम से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, यही इसी हाइड्रोजन गैस का जो बबल है वो बाहर निकलेगा जिसको हम लोग फ्यूजिंग बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह ये एसिटिक एसिड जो है मैग्नीशियम से रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट में फॉर्म किया, लेकिन ये रिएक्शन जो स्लो था इसमें फ्यूजिंग कम होगा, इसमें फ्यूजिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 7। जो फ्रेश मिल्क होता है, आई मीन ताज़ा मिल्क जो होता है उसमें कुछ मिलावट ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसका pH जो वैल्यू है वो 6 होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली, एकदम थोड़ा सा एसिडिक होता है, या फिर ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है लेकिन स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो तो फ्रेश मिल्क है उसका pH तो 6 होता है। अब आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में? क्या इसका pH वैल्यू जो है वो चेंज होगा जब ये दूध दही में बदलेगा? अगर चेंज होगा तो, अगर होगा तो भी उसका रीजन दीजिए, और नहीं होगा तो भी उसका रीजन दीजिए। ठीक, तो देखो अब ये दूध जो फ्रेश है वो उसका शुरुआत में pH जो है 6 है, अब ये जब दही में बदलेगा तो इसका pH जो है चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? इसका pH चेंज होगा, साथ में घटेगा। क्यों घटेगा? देखो जब दूध जो है दही में बनता है, परिवर्तित होता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसी लैक्टिक की वजह से जो है दूध दही में बदलता है। अब ये लैक्टिक एसिड होने की वजह से जो है pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा उस दूध का, 6 से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली यही था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ए मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक जो मिल्क मैन है, एक दूध वाला जो है, वो क्या करता है, बेकिंग सोडा को डालता है दूध के अंदर। ठीक, अब दूध के अंदर डालता है। अब चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइडली अल्कलाइन। अब बेकिंग सोडा क्या होता है हम लोग जानते हैं, बेसिक नेचर का होता है। अब दूध में ये बेकिंग सोडा को डाल रहा है, यानी कि उसको अल्कलाइन बना रहा है वो मिल्कमैन दूध वाला, उसको बेसिक बना रहा है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया ए नंबर में कि क्यों जो है मिल्कमैन उसके pH को शिफ्ट कर रहा है 6 से, मतलब उसको ज़्यादा क्यों कर रहा है। ठीक है, उसको बेसिक अल्कलाइन क्यों बना रहा है? तो इसके पीछे रीजन है, द मिल्कमैन शिफ्ट the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition milk does not get sour easily। अब देखो ये इसको मतलब कि ये इसको मतलब अल्कलाइन इसलिए बना रहा है क्योंकि वो दूध जल्दी से क्या हो, खट्टा ना हो। खट्टा ना होने का मतलब इन द सेंस ये है कि वो दूध जो है जल्दी से जो है कर्ड में ना बदले। ठीक है, वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब वही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन नंबर बी में पूछ दिया। अब ये जो बेकिंग सोडा दूध में डाल दिया तो उससे क्या हुआ, उसका pH वैल्यू बढ़ गया। अब pH वैल्यू बढ़ गया तो वो बेसिक नेचर का हो गया वो दूध। अब देखो होता क्या, जब ये अल्कलाइन मिल्क जो हो गया है, अब ये ज़्यादा टाइम लेता है कर्ड बनने में। क्यों लेता है? इसके पीछे का रीजन है। अब देखो अब जो दही बनने का प्रोसेस है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब वो जो लैक्टिक एसिड जब दूध में बनेगा, जब कर्ड में चेंज होगा, तो जैसे वो बनेगा तो पहले उसको जो उसके अंदर बेकिंग सोडा दूध वाला जो डाला है उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, यानी कि उसके अंदर जो अल्कली प्रेजेंट है उसको पहले न्यूट्रलाइज करना होगा। उसको जब वो न्यूट्रलाइज कर देगा देन उसके बाद जो है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, तो मिल्क का जो pH है घटेगा और उसको कर्ड में बदलेगा। तो इसीलिए इसको अल्कलाइन मिल्कमैन बना देता है जिससे वो दही जल्दी ना बने। और इसके पीछे रीजन क्या है कि दही जल्दी नहीं बनने का, तो वो अल्कली हो जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड उसके अंदर जल्दी बनता है उसको पहले उसको तो न्यूट्रलाइज करना होता है उस अल्कली को या उस बेस को या फिर कह लो बेकिंग सोडा को। अब जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तब फिर वो कर्ड में परिवर्तित होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो यही बेसिक सा रीजन था क्यों टाइम लगता है ज़्यादा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13।
प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। ये देखो, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, यानी कि इसको ऐसा जगह रखा जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे वाटर थोड़ा भी ना हो, इसको क्यों ऐसे रखा जाता है। तो देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2H2O, यानी कि केमिकल इसका नाम कहा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो अब होता क्या है, जब इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखने का कारण है क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो उसके अंदर जो प्रेजेंट H2O होता है उससे ये रिएक्ट करके जिप्सम बना लेता है। अब ये जिप्सम जो होता है ये जो है एक सॉलिड हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो POP यूजलेस हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है, जिससे कि ये रिएक्शन करके जिप्सम ना बना पाए और यूजलेस ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टाइप फॉर्म में भी लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग का क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका 2 एग्जांपल दो, एकदम इजी क्वेश्चन। जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लो तो कोई एक एसिड ले लो, HCl ले लिए, कोई एक बेस ले लो, NaOH ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ठीक, दो जब रिएक्ट किए तो NaCl यानी कि सॉल्ट बनाया, सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो गया। उसी तरह एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, आपस में रिएक्ट किए तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर फॉर्म किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व होता है। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज सोल्यूशन का, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हम लोग का NCERT का पूरा क्वेश्चन इंटेक्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी इस लेक्चर का और इस चैप्टर का भी। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। एकदम इजी क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंस पूछ दिया है वॉशिंग सोडा का और बेकिंग सोडा का। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का 2 इंपॉर्टेंस। तो देखो, इससे इसका जो यूज किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, इसका यूज किया जाता है हार्ड वाटर जो होता है उसको सॉफ्ट करने में। ठीक है, साथ में इसका एक और मैं बोनस में आपको बता देता हूँ, इससे डोमेस्टिक पर्पसेज में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। वॉशिंग सोडा है तो बहुत जगह इसको क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे क्लॉथ वगैरह, बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह को भी क्लीन करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरह 2 इंपॉर्टेंट यूजेस देख लिया जाए। बेकिंग सोडा का क्या है, तो ये बेकिंग सोडा का जो यूज है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। उसमें इससे कुछ ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें प्रोडक्ट में CO2 फॉर्म होता है, और ये CO2 हम लोग जानते हैं फायर को बुझा देता है, ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ देता है, जिससे वजह से आग जो है खत्म हो जाता है। तो वैसे इसका यूज हम लोग देखेंगे कि सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें यूज किया जाता है बेकिंग सोडा का। साथ में इसका यूज जो है एज ए एंटासिड भी यूज किया जाता है। एंटासिड मतलब कि देखो, ये जो होता है बेकिंग सोडा बेसिक नेचर अल्कलाइन नेचर में होता है, तो इसको एंटासिड में भी यूज किया जाता है। जैसे एंटासिड का जो भी मेडिसिन बनता है जो कि हम लोग लेते हैं, हम लोग के बॉडी में जो है, हम लोग के स्टोमक में जो है, बॉडी नहीं स्टोमक में जो है एक्सेसिव अगर एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम लोग क्या का यूज करते हैं, एंटासिड का। और उस एंटासिड को बनाने में ये जो है बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हम लोग के यूज हो गए। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का NCERT का सारा इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा हो उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अब नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाए। सो बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।